ये फिल्म भले ही थोड़ा ओल्ड स्कूल लगे, भले इसमें थोड़ा मेलोड्रामा है, लेकिन एक बहुत जरूरी काम करती है, आपको अपने परिवार के करीब ले आती है और आपको आपके परिवार की अहमियत दिखाती है। तो फिल्म का नाम है बनवास। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के शिमला के पालनपुर से, जहां पर कि हम बिमला सदन को देख पाते हैं, जिस घर के ऑनर है दीपक त्यागी। दीपक के 3 बेटे भी हैं और वो अपनी पत्नी बिमला से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तो उन्होंने अपना घर का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा है। वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर कुछ ही सालों के बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब दीपक त्यागी का अपनी नौकरी से रिटायरमेंट हो चुका है। बिमला भी अब इस दुनिया में नहीं रही है। तो अब दीपक बेबसी, अकेलापन और दर्द की उस दुनिया में आ जाता है जिसमें त्यागी जूझ रहा है एडवांस्ड डेमेंशिया से। एक ऐसी बीमारी है जिसमें याददाश्त अक्सर चली जाया करती है। तो त्यागी इस बीमारी से ग्रसित 3 शादीशुदा बेटों और पोते पोतियों वाला भरा पूरा परिवार है। रिटायर होने के बाद वह चिड़चिड़ा हो गया है। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और यही वजह है कि वह पत्नी के नाम पर बनाए गए घर बिमला सदन को ट्रस्ट में तब्दील करना चाहता है, जिसमें समाज सेवा भी हो और पत्नी की यादें भी जिंदा रहे। लेकिन बेटे जो है वो ऊपर से अपने पिता का ख्याल रखते हैं, बहुएं भी बहुत ज्यादा शातिर हैं। और फिर एक दिन दीपक त्यागी के बेटे और उनकी बहुएं मिलकर प्लान करती हैं कि वो बनारस जाएंगे। ये प्लान बहुत जल्दबाजी में बना या फिर बहुत सोच समझकर बना, ये तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। ये सभी लोग बनारस पहुंच जाते हैं, जहां पर कि सभी लोग बाबूजी का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे। तो दीपक त्यागी की बीमारी कुछ ऐसी है कि जब उनकी याददाश्त जाती है तो वो अपने जवानी के दिनों में पहुंच जाते हैं, जब उनके बेटों की उम्र 11, 9 और 7 साल की हुआ करती थी। इतना ही नहीं, जब वो सारी चीजें भूलते हैं तो उन्हें सिर्फ इतनी ही चीजें याद रहती हैं कि उनकी 3 बेटे हैं और एक बिमला नाम की बीवी है। इसके अलावा वो सब भूल जाते हैं। तो त्यागी के बेटों ने इसी बात का फायदा उठाया। जब बनारस में बहुत ज्यादा भीड़ थी तो उन्होंने उनके बैग से सारे पहचान पत्र निकाल लिए और उनके बैग में कुछ पैसे रख दिए। वो तो उनकी बैग से दवाइयां भी निकालने वाले थे, लेकिन उनका छोटा बेटा छुटका जो है ना, उसने उनके बैग में दवाइयां रख दी थी और बाद में यहाँ से चुपचाप फरार हो गए। त्यागी यहाँ पर उन्हें ढूंढता रहा कि आखिर उनके बेटे कहाँ गए, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर के बाद वो सारी चीजें भूलने लगे और जब वो सारी चीजें भूल गए तो वो इस भीड़ में अपने 11, 9 और 7 साल के बच्चों को ढूंढने लगे। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है वीरू वॉलंटियर की। मालूम चलता है कि वीरू जो है वो एक छटा हुआ बदमाश तो है, साथ ही वो पैसा चुराने में भी एक्सपर्ट है। जवान भी थोड़ी खराब है, लेकिन इसी तरह से चोरियां करके उसका पालन पोषण चल रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही उसकी मुलाकात होती है त्यागी जी से। त्यागी यहाँ पर वीरू को बताते हैं कि उनके बेटे जो है वो गुम हो चुके हैं। उनके नाम सोमू, बबलू और छुटका हैं, जिनकी उम्र 11, 9 और 7 साल की है। और बातों ही बातों में यहाँ पर वीरू ने त्यागी जी के बैग में बहुत सारे पैसे देख लिए थे, जो कि उनके बेटों ने उनके बैग में छोड़ दिए थे। इस चीज का फायदा उठाकर यहाँ वीरू ने उनके बैग से वो सारे पैसे निकाल लिए, जिसके बाद त्यागी जी पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन अपने बच्चों को ढूंढते हुए, लेकिन उन्हें तो कुछ भी याद ही नहीं है। पुलिस वाले यहाँ पर त्यागी जी से उनके घर का पता, नाम वगैरह सारी चीजें पूछने की कोशिश करते हैं, तब भी कुछ नहीं मालूम चलता है। साथ ही एक बात और मालूम चलती है कि आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होने के कारण उनके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। और साथ ही एक बात और मालूम चलती है कि त्यागी जी को हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का अच्छा खासा नॉलेज है, जिस वजह से वो पुलिस को पुलिस का ही मतलब बता रहे थे। और फिर थोड़ी देर के बाद ही पुलिस स्टेशन में वीरू वॉलंटियर आ जाता है, जो कि छोटू के साथ अपने एक दोस्त को छुड़वाने के लिए आया था। वो पुलिस वालों को कुछ पैसा देता है, लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर उसके दोस्त को छुड़वाने के लिए पैसे नहीं बल्कि कहते हैं कि मुझे इस बुड्ढे से छुटकारा चाहिए। ये बुड्ढा जहाँ जाना चाहता है, इसे अगर तूने वहाँ पर छोड़ दिया तो मैं तेरे दोस्त को अब भी छोड़ दूंगा। यहाँ पर वीरू वॉलंटियर वादा करता है कि ये जहाँ जाना चाहता है मैं उसे वहाँ तक छोड़ कर आऊंगा। बदले में वीरू के दोस्त को जेल से छोड़ दिया जाता है। वीरू यहाँ डर रहा था कि शायद बुड्ढे को ये बात ना पता चल जाए कि मैंने उसके पैसे चुराए हैं, लेकिन उसकी याददाश्त तो अक्सर जाया करती है
तो यहाँ पर बीरू को पता चल जाता है कि वो पूरी तरह से सेफ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि त्यागी के बेटों ने वहाँ त्यागी जी का अंतिम संस्कार कर दिया है और यहाँ पर कहानी भी बना ली है कि जब वो बनारस गए थे तो वहाँ त्यागी जी गंगा नदी में डूबकर मारे गए हैं। यहाँ पर सारे के सारे बेटे और बहुएं जो है वो मगरमच्छ के सिर्फ और सिर्फ आंसुएं बहा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये घर बेचना है और बदले में जो पैसे आएंगे वो आपस में ही बांट लेंगे, क्योंकि त्यागी जी के होते हुए तो त्यागी जी इस बिमला सदन को बेचने नहीं देते, क्योंकि ये उनकी पत्नी की निशानी है। इसलिए बेटों ने मिलकर त्यागी जी को वहाँ बनारस छोड़ा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं त्यागी जी और बीरू वॉलंटियर को। बीरू वॉलंटियर यहाँ पर त्यागी से पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो किस जगह का है, ताकि वो उसे उस जगह पर छोड़कर आ जाए। लेकिन त्यागी जी तो अपने बच्चों को ढूंढने में बिजी थे। तब बीरू यहाँ थोड़ा गुस्सा हो जाता है और त्यागी जी को वो बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे बच्चों ने ही तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गए हैं। जिस बच्चों को तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो उन्होंने तुम्हें यहाँ पर अनाथ कर चले गए हैं और बनवास दे गए हैं। ये सुनने के बाद त्यागी जी यहाँ बीरू को एक थप्पड़ मार देते हैं। तब त्यागी कहता है कि उसके बेटे ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा बोल भी कौन रहा है जिसका कोई परिवार नहीं है। लेकिन बीरू कहता है कि तेरे जैसी फैमिली होने से अच्छा है कि फैमिली ही ना हो। अच्छा हुआ कि मेरी फैमिली नहीं है। तो बीरू का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसलिए वो यहाँ पर बहुत सारी शराब पी लेता है और वापस से आके त्यागी जी के पास ही आकर बैठ जाता है। वो उनसे बात करने लगता है, उन्हें भी शराब पिलाने लगता है और बाद में वो उन्हें अपनी प्रेमिका की कहानी बताने लगता है जिसका नाम बीना है। बीरू बीना से बहुत ज्यादा प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बीना भी अनाथ है, वो अपनी मौसी के साथ रहती है। बीना एक नाचने वाली होती है और वो जगह उसकी मौसी की ही होती है। मौसी को बीरू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मौसी चाहती है कि किसी भी तरह से बस बीरू से छुटकारा मिल जाए। इसके लिए तो वो कितना भी पैसा मांग लो उतना पैसा देने के लिए भी रेडी है। एक बार तो बीरू को उन्होंने 2 लाख रुपए भी दे दिए थे कि वो वीना से अब पूरी तरह से दूर रहेगा। बीरू ने पैसे भी ले लिए थे, लेकिन अगले ही पल वो दोनों साथ में रहने लगे थे। अब बीरू त्यागी जी को भी उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर की डांस वगैरह चल रहा था। वो जगह मौसी की ही है और यहाँ पर त्यागी जी ने भी शराब पी हुई थी, इसलिए वो यहाँ बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन उन्हें डॉक्टर को दिखाया जाता है और डॉक्टर को ये बात तो मालूम चल जाती है कि उन्हें दिमागी प्रॉब्लम है और उनकी याददाश्त भी जा चुकी है। उन्हें डेमेंशिया भी है, इसलिए आसानी से उनकी याददाश्त वापस तो नहीं आ सकती है। इसलिए वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े भी हैं। यहाँ पर बीरू उन्हें संभालता है। वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा, क्योंकि त्यागी जी यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास होकर और बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहे थे कि उसे बस किसी भी हालत में घर जाना है। यहाँ बीरू उनसे वादा करता है कि वो उन्हें जल्द से जल्द घर छोड़कर आएगा। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस तो पहले से ही त्यागी जी से परेशान है और जिस बार में त्यागी जी बेहोश हुए थे वो जगह जो है वो मौसी की है। तो यहाँ मौसी के ऊपर झूठे आरोप लग रहे थे कि नए कस्टमर को बढ़ाने के लिए और दारू पिलाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया था। इसी वजह से त्यागी जी का ये हाल हुआ है। तो अब त्यागी जी को तुम्हें अपने पास ही रखना होगा। ये सुनकर मौसी को बहुत बुरा लगा कि आखिर वो इस बुड्ढे को अपने पास कैसे रख सकती है। इसलिए वो बीरू से कहती है कि अगर तू इस बुड्ढे को अपने घर पर छोड़कर आ जाता है जहाँ पर कि वो जाना चाहता है, तो मैं तेरी शादी वीना से करा दूंगी, और अगर वो ये नहीं कर पाया तो समझ लो कि तेरी शादी तो वीना से कभी होने ही नहीं वाली। जिस पर बीरू भी फटाफट हाँ बोल देता है और फिर बीरू अपने दोस्त टिंकू को त्यागी जी को सौंप देता है। वो उन्हें दरअसल में एक बस में बिठालते हैं जहाँ पर कि टिंकू उन्हें विशाखापट्टनम के एक आश्रम में छोड़ने जाने वाला था और वापस मौसी से आकर बोल देता कि वो उन्हें उनके घर पर छोड़कर आ गया है। त्यागी जी को बस में बिठाने के बाद मौसी के पास बीरू आता है और बीरू उनसे कहता है कि अब तो वीना से उसकी शादी करा दीजिए, क्योंकि मैंने उस बुड्ढे को उसके घर पर छोड़कर आ गया हूँ। तभी यहाँ पर बीना आती है और वीना यहाँ बीरू से कहती है कि जितना बुरा तो त्यागी जी के बच्चों ने उनके साथ नहीं किया होगा, इतना बुरा तूने उनके साथ कर दिया है, क्योंकि टिंकू ने उन्हें किडनी रैकेट के पास छोड़ आया है और अब वो उनके शरीर से उनके अंग निकाल देंगे और किडनी समेत सारे ऑर्गन्स भी निकाल लेंगे। ये सुनने के बाद बीरू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है जहां पर कि बहुत सारे लोग यही काम करते हैं। वो यहाँ पर फाइट करता है
और बहुत सारे लोगों को बचा भी लेता है। यहीं पर त्यागी जी भी मौजूद थे। कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और मालूम चलता है कि बीरू ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है और 3 लोगों के सब भी मिले हैं जिनके किडनी और सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं। ये देखते हुए पुलिस यहाँ वीरू को 50,000 रुपए देती है और 1.5 लाख रुपए और भी देने वाले थे। बीरू को ये देखकर काफी अच्छा लगा, लेकिन वो तुरंत ही त्यागी जी के पास जाता है और अब वो उनसे वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊंगा। और बीरू को जो 50,000 रुपए मिले थे वो 50,000 भी त्यागी जी को ही दे देता है। और अब बीरू और उसके दोस्तों का सिर्फ एक ही काम है कि किसी तरह से वो त्यागी जी के बारे में पता करे, उसकी फैमिली के बारे में पता करे, वो कहाँ पर रहते हैं ये पता करे, क्योंकि याददाश्त जाने के बाद त्यागी जी का जो माइंड है वो पूरी तरह से बच्चों जैसा हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि त्यागी जी के बेटे के घर पर एक आदमी आता है और वो आदमी त्यागी जी के बेटों को बताता है कि त्यागी जी की 40 करोड़ की जमीन भी है। दरअसल में वो जमीन पहले नाना के नाम पर थी, लेकिन अब वो त्यागी जी के नाम पर है और अब वो 40 करोड़ भी आपको ही मिलने वाली है। अगर वो त्यागी जी का मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे पास जमा कर दे तो ये 40 करोड़ भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन बेटे चाह रहे हैं कि अब त्यागी जी मतलब कि बाबूजी को भी घर आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना सारा पैसा जो मिलने वाला है तो फिर बाबूजी वहां पर आखिर क्यों रहेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो बदल जाते हैं। उनका अब मानना ये है कि अगर बाबूजी को हमने यहाँ पर लेकर आए तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि हम लोगों ने बाबूजी को वहां पर अकेला छोड़कर आ गए और यहाँ पर आकर कहानियां बना दी। इससे अच्छा तो ये है कि हम एक डेथ सर्टिफिकेट बनवा लें और उसे जमा कर दे, क्योंकि बाबूजी तो यहाँ पर आने से रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीरू को त्यागी जी के बैग से एक डायरी मिलती है। उसमें कुछ कविताएं लिखी हुई थी और वो कविताएं बिमला जी को समर्पित थी, जो कि उनकी बीवी थी। जब बीरू 2 लाइनें पढ़ता है तो आगे की सारी लाइन जो है वो त्यागी जी बोलने लगते हैं और फिर यहाँ पर त्यागी जी को सारी कविता याद आ जाती है। वो सारी कविताएं दोहराने लगते हैं। त्यागी जी बता रहे थे कि वो किस तरह से बिमला जी के साथ वहां घूमते थे, वनीला आइसक्रीम खाया करते थे और उन्होंने मनाली में बहुत एंजॉय किया। मतलब कि ये सुनकर तो उन्हें मालूम चल गया था कि अब उन्हें मनाली जाना पड़ेगा, क्योंकि त्यागी जी मनाली के हैं। तो बीरू त्यागी जी और बाकी साथियों को लेकर मनाली पहुंच जाता है, लेकिन तभी त्यागी जी के बेटे यहाँ बाबूजी को देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर त्यागी जी के बेटे उन्हें अनदेखा कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया था और अब अगर उन्होंने त्यागी जी को घर लेकर गए तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो मनाली पहुंचने के बाद त्यागी जी को कुछ चीजें याद तो आ रही थी, लेकिन वो बीरू और उसके लोगों को कुछ बता नहीं पा रहे थे। उन्हें बस बिमला और अपनी यादें आ रही थी कि वो किस जगह पर घूमा करते थे। बीरू ने काफी कोशिश की कि वो यहाँ पर त्यागी जी के बारे में पता करे। जगह जगह पर उन्होंने बिमला सदन के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं पता चला। और एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि त्यागी जी नई मेमोरीज नहीं बना पा रहे थे, जिस वजह से वो पल पल पर सारी चीजें भूलते जा रहे थे। यहाँ तक कि वो तो बीरू और वीना को भी भूल चुके थे। और यहाँ त्यागी जी बीरू को धक्का दे देते हैं, जिस वजह से उसकी जान जाते जाते बचती है। उसे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। तो त्यागी जी भी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लैंडस्लाइड होने लगता है और उस लैंडस्लाइड के चपेट में त्यागी जी और छोटू आ जाता है। छोटू जो है वो पहाड़ों के नीचे दब जाता है, लेकिन त्यागी जी पूरी तरह से सुरक्षित थे। मालूम चलता है कि त्यागी जी को काफी अच्छा नॉलेज है। जिस जगह पर छोटू दबा हुआ था वो यहाँ पर कहते हैं कि हवा, पानी और कम्युनिकेशन किसी भी तरह से नहीं रुकना चाहिए। हमें किसी भी तरह से एनडीआरएफ को कॉल करना होगा। वो तुरंत ही एनडीआरएफ को कॉल करके यहाँ पर बुला लेते हैं और छोटू को बहुत ही आसानी से बचा लिया जाता है। तो अब कहीं ना कहीं त्यागी जी को बहुत सारी चीजें याद आ चुकी थी। एनडीआरएफ के जो ऑफिसर थे वो भी त्यागी जी को अपने गुरु के रूप में मानते थे और अब सभी को मालूम चल गया था कि आखिर बिमला सदन कहाँ पर है। इसलिए जब वो बिमला सदन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ उनका पड़ोसी उनसे मिलता है और वो उन्हें बताता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि त्यागी जी जिंदा है। वो त्यागी जी को बताते हैं कि तुम्हारे बेटों ने सब कुछ बेच दिया है, यहाँ तक कि बिमला सदन भी बेच दिया है और अब वो किसी दूसरे फ्रॉड में लगे हुए हैं और आज ही उन्हें 40 करोड़ रुपए भी मिलने वाले हैं। जिस जगह पर उन्हें 40 करोड़ रुपए मिलने वाले थे उस जगह पर त्यागी, वीरू और सभी लोग पहुंच जाते हैं। ये देखकर त्यागी जी के बेटे और बहुएं पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी
कि आखिर त्यागी जी यहाँ पर कैसे आ गए। लेकिन अब मालूम चलता है कि त्यागी जी को उनकी सारी याददाश्त वापस आ चुकी थी। उन्हें सब कुछ मालूम चल गया था कि किस तरह से उनके साथ क्या क्या हुआ। अब वो पूरी तरह से प्रेजेंट में थे। बड़ा बेटा मतलब कि सोमू यहाँ पर त्यागी जी से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन त्यागी जी यहाँ पर उसे एक जोर का झापड़ मारते हैं और कहते हैं कि मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे थप्पड़ मारने के लिए मजबूर किया है। जो तुम लोगों ने किया है ना, वो आज कोई भी नहीं करता है। त्यागी जी का दिल पूरी तरह से टूट गया। वो एक खुले मैदान में जाते हैं और वहां पर खुद का ही पिंडदान करने लगते हैं, वो भी स्वयं के ही द्वारा, और बाद में बहुत रोते भी हैं। जब यहाँ पर बीरू आता है तो वो उनसे कहते हैं कि उसका कोई नहीं है, इसलिए अपने ही द्वारा अपना ही पिंडदान कर लिया। लेकिन बीरू उनसे कहता है कि तुम मुझे बेटा बोलते हो और मैं तुम्हें बाबा बुलाता हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हारा बेटा हुआ ना। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अपने खुद का पिंडदान करो। मैं तुम्हारा पिंडदान मणिकर्णिका घाट पर करूंगा, और जब तुम मरोगे ना तो तुम्हारे सामने वनीला आइसक्रीम रखूंगा। ये सुनकर यहाँ पर त्यागी जी कहते हैं, आकर मैं कौवा बनकर आकर सब खा जाऊंगा। ये सुनकर दोनों ही हंसने लगे। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और खूब हंसने लगते हैं। लेकिन यहीं पर त्यागी जी की जान चली जाती है। ये देखकर बीरू बहुत ज्यादा रोता है, क्योंकि वो उन्हें सचमुच ही बाबा की तरह मानने लगा था। फिल्म के आखिर में बीरू यहाँ त्यागी जी का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर करता है। उनका पिंडदान भी करता है जैसा कि उसने कहा था। और आखिर में बीरू उनसे ये भी कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में बिमला सदन चाहिए था, तो ये समझ लीजिए कि मेरे ऊपर पितृ ऋण है। मैं तुम्हें किसी भी हालत में बिमला सदन दिलाकर रहूंगा, उसे खरीद कर रहूंगा। तो दोस्तों, लालची और खुदगर्ज बच्चों द्वारा माता पिता को त्याग दिए जाने की घटनाएं हम आए दिन पढ़ते हैं, और इस तरह के माता पिता पर हमने स्वर्ग और बागवान जैसी कई फिल्में भी देखी हैं। तो निर्देशक अनिल शर्मा आजमाए गए इमोशनल नुस्खे के साथ एक सेफ कहानी लेकर आते हैं, मगर इस कहानी की रफ्तार सुस्त है। कई जगह पर फिल्म खींची हुई मालूम होती है। हालांकि निर्देशक ने हास्य दृश्यों को जोड़कर उस मेलोड्रामा को मनोरंजक बनाने का भरपूर प्रयास किया है। ये फिल्म आपको रिश्तों की अहमियत बताती है। थोड़ी लंबी है, थोड़ा ड्रामा ज्यादा दिखाया है, लेकिन फिर भी ये आपको काफी कुछ महसूस कर जाती है। नाना पाटेकर स्क्रीन पर जादू कर देते हैं और आप उस जादू में खोकर इस फिल्म की कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये फिल्म आज के दौर की नहीं लगती। ऐसा लगता है 20 साल पहले आती, लेकिन शायद आज के दौर में ऐसी फिल्म भी बहुत जरूरी। थोड़ी छोटी होती तो और असरदार होती, लेकिन असर ये तब भी छोड़ती है, और ये असर होना भी चाहिए। नाना पाटेकर कमाल करते हैं। वो दीपक त्यागी के इस किरदार को जी गए हैं। उनकी आंखें, उनकी आवाज आपको बहुत कुछ महसूस कर जाती है। वो इस फिल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह है। इस फिल्म की तमाम खामियों को वो अपनी अदाकारियों से ढक लेते हैं। उत्कर्ष का काम बहुत अच्छा है। कई जगह वो थोड़े लाउड होते हैं, लेकिन शायद किरदार ऐसा ही लिखा गया है। उनमें अच्छा करने की काफी संभावनाएं हैं। राजपाल यादव ऐसे किरदार काफी कर चुके हैं, उनके करने के लिए कुछ नया नहीं था। और फिल्म अपने दिल छू लेने वाली कहानी के लिए खास है, जिसे अनिल शर्मा ने लिखा है। उन्होंने कहानी में ह्यूमर, टकराव और माफी को बहुत ही खूबसूरत से पिरोया है। कहानी के केंद्र में नाना पाटेकर हैं। बनवास भावनाओं पर फोकस करता है, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक नहीं बनाता। कहानी निर्देशक से गहराई से जुड़ती है और हर मुस्कान और आंसू को असली महसूस कराती है। अनिल शर्मा का डायरेक्शन इन पलों में जान डाल देता है, जिससे फिल्म की शुरुआत आखिर तक अपने साथ बांधे रखती है। और अगर एक्टिंग की बात की जाए तो नाना पाटेकर के आगे सबकी एक्टिंग कमजोर पड़ जाती है। उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर ने भी काफी मेहनत की है, लेकिन उन्होंने अभी एक्टिंग में और मेहनत करने की जरूरत है। वैसे कमियों की बात की जाए तो फर्स्ट हाफ आपको बांधे रखता है, लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा सा रफ्तार तेज हो सकती थी। वही फिल्म में डायलॉग डिलीवरी पर भी और काम किया जा सकता था। वैसे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी पारिवारिक माहौल को खूबसूरती से दिखाती है, जो फिल्म की निजी भावना को और बढ़ाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के भावनात्मक उतार चढ़ाव से पूरी तरह से मेल खाता है, जो अनुभव को और भी गहरा बनाता है। गदर 2 के बाद अनिल शर्मा ने एक बार फिर मिथुन शर्मा को संगीत की जिम्मेदारी दी, लेकिन फिल्म के गाने आपको थोड़ा निराश जरूर करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बनवास सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह हमारे जिंदगी का आईना है, जो हमें मानवीय रिश्तों की नाजुकता
और मजबूती दिखाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।